नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम सत्ता के सारथी। आज हमारे साथ फिर खास मेहमान हैं जो एडिशनल एसपी हैं और इससे पहले यहां सीएसपी भी रहे हैं। शाजापुर में भी एडिशनल एसपी रहे हैं। कई जिम्मेदारियां निभाई हैं उन्होंने। ऐसे अफसर से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, तो मुलाकात कीजिए एडिशनल एसपी क्राइम गोपाल सिंह धाकड़ जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, थैंक यू। शुरुआत सर शुरू से करते हैं, आपके बचपन से, पारिवारिक पृष्ठभूमि से। मैं बेसिकली गुना के एक छोटे से गांव है, पड़ता है गुना के पास में, बरखेड़ा, वहाँ का रहने वाला हूँ जी। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है वो प्राथमिक स्कूल जो है ग्राम बरखेड़ा गिर्द, बहुत ही छोटी जगह थी, एक कच्चा सा स्कूल था जहाँ हम पढ़ते थे। सरकारी स्कूल जी। उस समय बेंच और टेबल कुर्सियाँ नहीं हुआ करती थी, उस समय का दौर, एक कच्चा दीवाल का ऊपर खफरेल वाला स्कूल था जी। सारे हम लोग गाँव के बच्चे थे, तो हम सभी लोग वहाँ साथ में पढ़ा करते थे। उसके बाद जो माध्यमिक शिक्षा मेरी गुना में प्रॉपर में हुई, वहाँ पे जो है 12th तक पूरा मैंने जो है आर्य समाज स्कूल जो था उसके बाद मैंने उसको ज्वाइन किया। और उसके बाद फिर जो है गुना से ही जो पीजी कॉलेज शासकीय कॉलेज है, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना, उससे फिर मेरा ग्रेजुएशन और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने गुना कॉलेज से किया। अब फादर क्या करते, कृषि? जी नहीं, फादर मेरे शासकीय टीचर थे जी। वो भी हमारे गांव के पास में ही गांव था पिपरौदा, तो वो साइकिल से पढ़ाने जाते थे और मैं वहाँ दिन रात था। और मदर हाउस वाइफ हैं जी बेसिकली, और हमारा जो मूल है पूरा जो परिवार है वो खेती किसानी पर डिपेंड है। तो आप कैसे नॉर्मल स्टूडेंट थे, अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, किस टाइप के अब स्टूडेंट? ओवरऑल अगर प्रतिशत पे और अंकों पे बात करें तो एकदम नॉर्मल ही था, 50% आसपास मेरे परसेंटेज आते रहे, एक सामान्य छात्र कह सकते हैं। कब लगा आपको कि एमपीपीएससी का एग्ज़ाम देना है, कि कुछ और बनना चाहते थे? एक्चुअल में इसमें मैं ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगा कि दो चीज़ें होती हैं जी। एक होता है इंसान की हॉबी, जी। मुझे करना है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए करना है। एक होता है रोजगार की तलाश है, कुछ भी मिल जाए। जैसे ही ग्रेजुएशन हुआ, फिर जैसा कि होता है कि बड़े होने के बाद वही शादी की बात है, फिर वही सब रोजगार की बात जब आती है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक समझ में आया कि अब जिम्मेदारियां चूंकि बढ़ने हैं तो निश्चित रूप से कुछ कमाने या रोजगार की बात, तो एक जनरल फोकस है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं डिसाइड कर रखा था कि ये करना है नहीं करना है, कुछ भी नहीं था। तो एक जवाबदारी की बात आई तो शुरुआत की। तो फिर शुरुआत में जब चूंकि उस समय जॉब भर्ती पर रोक लगी हुई थी सरकारी, आपको ध्यान होगा दिग्विजय सिंह जी की गवर्नमेंट थी, उस समय रोक लगी थी पीएससी की भर्ती, वो सभी भर्तियों पर रोक थी। तो जब एकदम समझ में आया कुछ करना है, तो उसके बाद फिर मैंने एक एमआर से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्राइवेट कंपनी में एक वो जॉब किया, उसमें करीब करीब मैं 6-8 महीने काम किया जी। उसके बाद टीचरशिप की जो संविदा शिक्षा अकादमी की उस समय जगह ओपन हुई थी जी। तो उसमें मैंने फिर अप्लाई किया जी। तो उसमें फिर मैंने वो जॉब छोड़ के टीचर रहा, मैं करीब 6 साल टीचर रहा। अच्छा। तो मैंने करीब करीब 8th क्लास तक जो है बच्चों को पढ़ाया। तो 6 साल जो मुझे टाइम मिला, उसी बीच में ये वैकेंसियाँ भी खुलनी शुरू हो गई गवर्नमेंट की, और उसी बीच में मालूम चला कि पीएससी से अगर पढ़ाई की जाए तो ऐसे अधिकारी बनते हैं। पहली बार जब मुझे मालूम है, जब मैं खुद ही टीचर था, बच्चों को पढ़ाता, क्योंकि इन सारी जानकारियों का फोकस नहीं था, नॉलेज भी नहीं था, और ऐसा कोई सर्कल भी नहीं था जो बता पाया। तो उस समय जब मैंने स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते शाम, सुबह और शाम का जो मुझे टाइम मिलता था, फिर मैंने उसमें पढ़ाई पर तैयारी की, उस पर फोकस किया। कहीं भी मैंने कोचिंग नहीं की, स्वयं पूरा अध्ययन किया है। और जैसे ही जो है पीएससी की जगह खुली, अप्लाई किया मैंने उसमें प्री मेंस इंटरव्यू में, और सेकंड अटेम्प्ट मेरा सीधा डीएसपी के लिए प्रमोशन हो गया, पोस्ट चयन हो गया। उसके बाद मैं जो है दोबारा फिर मैंने कोई परीक्षा दी नहीं। उसके बाद मैं अपनी इसी जॉब में कंटिन्यू अपना जो बेस्ट हो सकता है वो दे रहा हूँ। जब आपका चयन हुआ तो घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? और निश्चित रूप से एक बड़ी खुशी थी, बड़ा एहसास था, क्योंकि कोई सर्कल में नहीं था, जी बिल्कुल बिल्कुल। और उस समय अगर मैं गुना की बात करूं तो गुना भी काफी छोटी जगह, बहुत ज्यादा सिलेक्शन वहाँ पहले नहीं रहे। आज वर्तमान परिदृश्य में तो अभी काफी बच्चे निकल रहे हैं, काफी लोग आगे भी आ रहे हैं, लेकिन उस समय एक ऐसा माहौल नहीं था और ऐसे लोग नहीं थे, तो बड़ी बात हुआ करती थी। जी जी, निश्चित रूप से, क्योंकि मेरे चयन होने के बाद हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हुए गुना लेवल पे, तो उसमें निश्चित रूप से मुझे समझ में आया कि मैंने कुछ बड़ा कर दिया। अच्छा, पुलिस वाले की नौकरी और शिक्षक की नौकरी, जमीन आसमान का अंतर है पुलिस में और शिक्षा में। कभी आपको ऐसा एहसास हुआ कि वो ज़्यादा अच्छा था, बच्चों को पढ़ाते थे, उनका भविष्य बनाते थे, या पुलिस वाली नौकरी अच्छी है? नहीं, ये आपका सवाल सही है। हर पद का अपना एक दायित्व होता है, हर पद का अपना एक जिम्मेदारी होती है। वास्तव में शिक्षा और शिक्षा का पद बहुत अति उत्तम है, और शिक्षा का लोगों को ज्ञान देना, उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता जी।
लेकिन उसका दूसरा पार्ट देखें, जो उन लोगों को सही शिक्षा नहीं मिलती या जो लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं या किसी कारण से गलत रास्ते पे चले जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो क्राइम और क्रिमिनल की दुनिया में कदम रखते हैं। तो यहाँ भी मैं उस भूमिका को सेकंड रूप में देखता हूँ कि अगर मैं शिक्षक ने बच्चों को शिक्षा दे रहा होता तब भी उनको सही मार्ग पे ले जाते, और जो लोग भटक गए हैं या जो लोग अपराध कर रहे हैं अपराध की दुनिया में, तो उनके लिए जो पुलिस का जो तरीका होता है, पुलिस के जो काम करने के तरीके हैं, तो मैं उनके लिए भी निश्चित रूप से जो है, चाहे वो एक गाइडेंस देके, एक काउंसलिंग के थ्रू सुधारना, या फिर एक्चुअल में जो क्राइम करना है उनको उनके अंतिम जगह तक पहुंचाना, ये भी एक शिक्षा का दूसरा रूप है, लेकिन ये समाज के दूसरे रूप में सामने आता है। पुलिस का भी काम होता है कि जो अपराधी हैं उनको सही रास्ते पे लाएं, ठीक ढंग से व्यवहार करना सिखाएं, कम से कम अपराधी हों, और जो अपराध करने की प्रवृत्ति जिनकी है उनको सजा दिलाएं। बिल्कुल। अच्छा, हम देखते हैं ट्रेनिंग में जो युवा रहते हैं उस टाइम पे जोश भी रहता है, लोग शरारतें करते हैं, तो आप लोग कोई शरारतें करते थे क्या वहाँ पे? हाँ, तीखी मीठी नोक झोंक तो बिल्कुल होती थी। एक्चुअल में हमारा जो बैच है उसमें ज़्यादातर शादीशुदा लोग थे और दूसरी सेवाओं से छोड़ के इस सेवा में ज्वाइन करने वाले लोग, तो काफ़ी एक समझदार भी थे, गंभीर भी थे जी, और निश्चित रूप से वैसी नोक झोंक थी कि टीनेजर एकदम नए लड़के जो भर्ती होकर जाते हैं और जो भी करते हैं उतनी तो गंभीर थे, लेकिन एक जो बैचमेटों के और एक जो आपस में होता है मित्रों के बीच में, वो सब चीज़ें हम लोगों के बीच चलती रहती थी। अच्छा, ट्रेनिंग के बाद आपकी पहली पोस्टिंग होती है उज्जैन में जी, तो पहला थाना मिलता है फिर जी जी, तो फील्ड का कोई पहला किस्सा हो जो आज भी याद हो आपको, कुछ अच्छी इन्वेस्टिगेशन की हो? जी जी, तो वहाँ एक्चुअल में सबसे बड़ी चीज़ है कि उज्जैन एक बड़ी जगह है, बाबा महाकाल की नगरी है, तो पहला एक्सपोजर तो वहाँ बहुत बड़ा जो मिलता है भीड़ नियंत्रण, क्योंकि साल भर वहाँ यात्राएं निकलती हैं जी, 5 तो बाबा महाकाल की यात्राएं जो सावन भादों का माह रहता है, सावन सवारी जिसको हम बोलते हैं जी, तो एक भीड़ मैनेजमेंट जिस लेवल का वहाँ देखने और सीखने मिला वो अतुलनीय रहा, और वो आज भी मुझे बहुत काम आता है जी। मेरी पहली एज ए थाना प्रभारी पीरियड जो है, थाना उन्हेल है, वहाँ काफ़ी चर्चित थाना है उज्जैन का जी, चर्चित इसलिए है कि वो सिमी का गढ़ रहा है। हाँ, जितनी भी गतिविधियाँ जो सिमी की स्टार्टिंग से शुरू हुई है वो उन्हेल और उससे लगा हुआ थाना महिदपुर है। महिदपुर एक बड़ी घटनाएं भी वहाँ हुई, बड़ी घटनाएं भी हुई और बड़े जो क्रिमिनल पकड़े गए हैं और जो आज भी जेल में बंद है वो वहीं के रहने वाले। तो जब मैं पहले थाना प्रभारी बना तो निश्चित रूप से मुझे इनका मूल जानने का मौका मिला, इनकी शुरुआत कैसे हुई, इनका ओरिजिन कैसे हुआ और इन लोगों ने क्या क्या घटनाएं की, और इनकी घटनाएं नॉट इन उज्जैन और नॉट इन एमपी, ऑल ओवर देश में जहाँ भी था, तो वो उसको बहुत नज़दीकी से और उनके घर देख के और आसपास के जितने भी उनका लोग रहते हैं उनके थ्रू बड़े करीबी से जानने और देखने का बहुत अच्छा मौका मिला, और उसके बारे में काफ़ी जानकारी थी। और ये भी एक बात कह सकते हैं कि यहाँ जो सिमी ब्रेक जेल हुआ था भोपाल में, उस समय मैं यहीं CSP था जी, तो निश्चित रूप से बहुत सारी जानकारी हुआ, ऐसे उसका फायदा मिला वहाँ पे जो आपने 100% मिलता है, जिसके बारे में हमें जितनी ज़्यादा जानकारी हो निश्चित रूप से उसमें बहुत फायदा मिलता है। पहला कोई केस ऐसा याद हो जिसको आपने सॉल्व किया हो? एक्चुअल में क्या है कि जब हम पूरी तरह या फैमिलियर नहीं होते डिपार्टमेंट से या विभाग से या लोगों से, तो एज ए सिविलियन जब ट्रीट करते हैं तो शिकायतें, मुझे वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आती थी कि मालवी, वहाँ प्योर मालवी बोलते हैं। हाँ, उज्जैन में अगर आप टिपिकल देहात में जाइए जी जी, तो वहाँ की प्योर मालवी नहीं आती समझ में। तो मेरा एक जो रीडर था या बोलते हैं हमारा हवलदार था, तो वो जब रिपोर्ट आती थी तो मेरे बगल में खड़ा होता था जी, और वहाँ की विशेषकर औरतों की रिपोर्ट आती थी, महिलाएं आती थी, तो वो मालवी में कुछ भी रिपोर्ट करती थी तो समझ में नहीं आता जी, तो वो उनसे मैं ट्रांसलेट करा के सुना करता था। क्या वजह है कि पुलिस से लोग डरते हैं? आप भी जैसे पुलिस से बाहर थे तो क्या कारण था? कभी पुलिस से ऐसा वास्ता पड़ा कि बस ऐसे ही धारणा बन जाती लोगों को सुन सुनकर या फिल्में देखकर? निश्चित रूप से ये एक लंबी धारणा है और जो बनाई गई है बिल्कुल सच है, क्योंकि हम अंग्रेजों के जमाने की शुरुआत करें जी, तो निश्चित रूप से एक पुलिस का एक उस समय अलग चेहरा आतंक था सही, एक वो जो एजेंसी बनाई गई थी वो शायद ये कह सकते हैं अंग्रेजों के जमाने में एक शोषण का साधन के लिए बनाई गई। तो जब एक लंबी धारणा हम लेके चलेंगे तो अभी तो हमें 72 साल हुए हैं जी, तो 300 साल की एक धारणा जो पुलिस की थी, तो हम धीरे धीरे हम लोग सारे पूरा डिपार्टमेंट और सारे सीनियर अफसर मिलकर इसको पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये धारणा खत्म हो, क्योंकि लंबी अवधि इतनी है। और ये बात भी सच है कि कुछ समाज में आज भी ऐसी घटनाएं आती हैं, कुछ हमारे पुलिस वाले नीचे वाले जो रहते हैं मिसबिहेव कर देते हैं, उससे निश्चित रूप से बदनामी होती है, लेकिन प्रयास यही रहता है कि ऐसी चीज़ ना आए सामने और लोगों से ज़्यादा जुड़ें और उसका परिणाम डिपार्टमेंट को भरपूर मिले। अच्छा सर, ऐसा नहीं लगता कि जो कोरोना काल आया पुलिस के लिए एक अवसर था, इसमें पुलिस की भूमिका की लोगों ने सराहना की है, तो जो अब उसकी एक छवि बन गई है उसको कैसे बरकरार रखना चाहिए? ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है कि एक्चुअल में जितनी भी इमरजेंसी सेवाएं हैं जी, मैं हमेशा कहता हूँ, एक दो और मेरे इंटरव्यू में मुझे अभी भी ध्यान है, तो उन्होंने बोला कि आप पुलिस को जो है किस प्रकार क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल, तो निश्चित रूप से मेरा 2 ही चीज़ें कहना होती हैं। सबसे जो है परेशान आदमी 2 ही जगह जाता है जी,
एक अस्पताल, अगर उसको बहुत गंभीर बीमारी हो जाए तो वो डॉक्टर भगवान मानत जी। और दूसरा अगर किसी के साथ उसका जितना भी जो बुरा होता है वो रिपोर्ट थाने में ही आती जी। जब आदमी के अच्छी परिस्थितियों में सब साथ खड़े रहते हैं जी। जब उसके साथ बुरा बिहेव हो रहा है या उसके साथ घटना दुर्घटना हुई या बुरा हुआ तो दो जगह जाता है, तो या तो मेडिकल इमरजेंसी जाएगा या तो पुलिस के डॉक्टर पास पुलिस। जब ऐसा इंसान आता है तो निश्चित रूप से हमारा क्या रोल होना चाहिए। जी। मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से भी कंटिन्यू जुड़ा रहा हूँ, एज एक शिक्षक मेरी थोड़े हॉबी रही है। जी जी। तो मैं यहाँ का जो है मेंटर भी रहा हूँ पुलिस प्रशासन भौरी में, जो हमारी पुलिस एकेडमी है। जब मैं वहाँ लेक्चर लेने पढ़ाने एग्जाम भी लिए हैं मैंने काफी, तो वो जो नए बच्चे आते हैं जो सिलेक्ट होकर जिनकी ट्रेनिंग चल रही होती है, मैं उनको भी यही बोलता हूँ जी। जब जो आदमी एक्चुअल में परेशान होकर आता है और उस समय उसकी अगर प्रॉपर मदद नहीं हुई तो यहीं से इमेज बढ़ने और बिगड़ने की शुरुआत हो जाती है। या तो आपने उसको प्रॉपर गाइड कर दिया, प्रॉपर उसकी मदद हो गई, तो निश्चित रूप से आप उसके लिए उसी दिन भगवान हो जाते हैं, और उसी दिन उसके साथ बैड बिहेवियर कर दिया, भगा दिया है, गाली गलौज कर दिया, मिसबिहेव, निश्चित रूप से पुलिस की छवि वहीं से नेगेटिविटी शुरू हो जाती है। तो ये चीज हमेशा धारणा में रही है, तो प्रयास यही रहता है, हमेशा यही रहता है कि जो आए वो संतुष्ट होकर जाए, निश्चित रूप से जाए। क्योंकि दो पुलिस में हालांकि 100% संतुष्टि के बहुत ज्यादा कारण नहीं, क्योंकि आप एक के खिलाफ FIR करते हो, एक तो 50% तो आपसे नाराज है, बिल्कुल, लेकिन हम तौर पर देखते हैं कि जो सही वाला भी नाराज हो जाता है तब तकलीफ होती है। यस, वो कभी नहीं होना चाहिए, तो उसका हमेशा ध्यान भी रखा जाता है और रख भी रहे। पुलिस की नौकरी 24 घंटे की सर जी। फुल टाइम आप जॉब में रहते हैं, कभी भी घर में खाना खा रहे हैं तो घंटी बज जाती है उठ के आके, तो परिवार के साथ कैसे में वो करते हैं, समन्वय बनाते हैं? ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी समस्या है। इसमें दोनों तरफ का एक तालमेल बिठाना पड़ता है। या तो अपने आप को खुद समझा लो, या फिर घर वाले उतने समझदार हो जाएं, बीवी बच्चे, कि वो कोऑपरेट करना शुरू कर दें। अगर दोनों में अगर मामला नहीं बनता है तो निश्चित रूप से फिर दिक्कत होती है। हम तो देखते हैं कई बार रिश्तेदार भी नाराज हो जाते हैं। बिल्कुल होते हैं 100%। मैं अब यहाँ से, मेरा नेटिव प्लेस बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 1-1.5 साल तक मैं ही नहीं जा पाता, बात सच है। कई कार्यक्रम भी अटेंड नहीं हो पाते, लेकिन उसको इस हिसाब से नहीं मानना चाहिए कि घर परिवार समाज में नहीं जा पा रहा है तो दूर हो रहा है। लेकिन उसका एक दूसरा जो पार्ट है, अगर उसको भी, जैसे मैं समाज और लोगों की बात कर रहा हूँ, उसी टाइप से रिश्तेदारों घर में भी ये बात जाए कि भाई जो रोल है, जो पार्ट है पुलिस का, या जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो भी उतनी महत्वपूर्ण है जितने घर के कार्यक्रम होते हैं। तो घर में धाकड़ जी धाकड़ रहते हैं या मास्टर बन जाते हैं? ये तो जग जाहिर है कि धाकड़ नहीं रहते। जैसे एक घर में रोल रहता है वैसे ही सामान्य रोल है, बाकी घर में पुलिसिंग और पुलिस वाली बात तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप अभी क्राइम ब्रांच में हैं, क्राइम ब्रांच हमेशा बदनाम रही है और अभी बहुत तेजी से काम हो रहे हैं, तो क्या कुछ चेंज किया है आपने? एक्चुअल में क्राइम ब्रांच का वर्क ऑफ नेचर एक्चुअल है तो पुलिस का ही पार्ट जी। क्राइम ब्रांच का जो एक वर्क ऑफ नेचर है जी, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट इन मायनों में है, क्योंकि निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा डिवाइडेशन जो हमारा नोटिफिकेशन है उसमें तो क्या है कि संगठित अपराध और कुछ चुने हुए अपराधों पे क्राइम ब्रांच को फोकस करके काम करना है जी। जैसे नकबजनी हो गई, वाहन चोरी हो गई, जो बड़े स्तर के संगठित अपराध हैं। इसके लिए और एजेंसियां भी STF वगैरह गठित हो चुकी हैं। ऐसे कुछ काम जिन पे या तो थाने वाले करने में, या तो एक्चुअल में क्या है, थानाओं की ड्यूटियां बहुत रहती हैं जी, क्राइम ब्रांच में उतनी ड्यूटी नहीं होती है। क्राइम ब्रांच में जो लोग हैं उनका केवल जो काम किया गया उसी पर फोकस होता है। तो ऐसे बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हैं जो संबंधित थाना नहीं कर पाते जी, तो वो निश्चित रूप से क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर होता है जी। और कुछ ऐसे डिटेक्शन होते हैं जो क्राइम ब्रांच खुद करती है। तो दोनों तरह के मामले एक लेवल इन द सेंस इसलिए बोल रहा हूँ, एक सामान्य अपराध होता है, एक सामान्य चीज होती है जिसमें रूटीन जो है FIR हुई, रूटीन इन्वेस्टिगेशन हुआ और खत्म हो गया मामला। ऐसे मामले ना होकर थोड़ा सा अपग्रेडेड और चुनौतीपूर्ण मामले मिलते हैं। ये बात उतनी ही सच है कि जब चुनौतीपूर्ण मामले मिलेंगे निश्चित रूप से उसमें विरोधाभास भी आएंगे, निश्चित रूप से उसमें इफ एंड बट भी होंगे, और ऐसे जो आरोपों की आप बात कर रहे हो तो वो लगते भी हैं। लेकिन अगर अपनी नीयत सही है, नियति सही है और आप साफ गोई से अगर काम करेंगे तो ये बात सही है कि बहुत पहले आरोप काफ़ी लगे हैं, क्योंकि मैं भी यहाँ 2 जगह CSP SDO रह चुका हूँ, तो वास्तव में आरोप तो लगते रहे। लेकिन आरोप लगने का कारण, चूंकि मैं उस समय क्राइम ब्रांच से बाहर था, अब आज क्राइम ब्रांच में ही बैठा हूँ, तो ये जो एक लेवल ऑफ वर्किंग का जो नेचर है और दूसरा चुनौतीपूर्ण जो काम मिलते हैं उसकी वजह से कभी कभी आरोप लगते हैं। मेरा ये अभी भी यही प्रयास है, पिछले 6-7 महीनों में जो भी हमने, हमारी टीम ने यहाँ काम दिया है वो आगे भी देते रहें, लेकिन ऐसे कोई आरोप ना लगे और उससे जो है पारदर्शिता भी आए और क्राइम ब्रांच की एक छवि इतनी अच्छी बन जाए कि उसमें लोग उस नज़र से न देखें जिस नज़र से अभी तक देखा गया है। सर, आपका लंबा अनुभव है, भोपाल में भी अनुभव आपका पुराना भी है, नया भी है, क्या चेंज देखते हैं आप अपराध में और अन्य मामलों में?
एक्चुअल में इसको अकेले पुलिस के नजरिए से समझना ठीक नहीं होगा जी, क्योंकि जितनी स्पीड से समाज में परिवर्तन आ रहा है जी, हर चीज में परिवर्तन आ रहा है, चाहे मोबाइल क्रांति हो गई आज के समय में, इंटरनेट साइबर फ्रॉड बहुत बढ़ गया है, पूरा जो है हर कुछ पूरा सोशल मीडिया पे होने लग गया है। जी, अब आप देखोगे बच्चों की क्लासें भी ऑनलाइन चल रही हैं कोरोना के दौर के बाद। जी, तो ये तेजी से परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन सभी जगह आया है, समाज में भी आया, लोगों में भी आया, एटीट्यूड में भी आया है, स्टूडेंट्स अपराध के तरीकों में भी आया, सब में आया है, निश्चित रूप से आया है। तो बेस उसी स्पीड से परिवर्तन करने की हमें अपने आप को भी जरूरत पड़ी है और महसूस होती है कई बार। पहले आदमी जो क्राइम का पैटर्न था वो आमने सामने का क्राइम था। पहले भोपाल में हम देखते थे उस तरह से मारते थे, आजकल गोलियां कभी पहले चलते नहीं देखते थे, लेकिन आजकल गोलियां चलती हैं। यस, गोलियां भी चलती हैं, चाकू भी चलते हैं, और बड़ा अपराध है कि लोग सामने नहीं आके अब दूसरे और तीसरे तरीके से अपराध करते हैं या कराते हैं। जी, तो हमारी नजर अब निश्चित रूप से जो अगर मेन जगह जहां से ओरिजिन हो रहा है क्राइम का, अगर वहां नहीं है तो ये अपराधों पे अंकुश पाना बहुत कठिन हो जाता है। तो किस तरह के नए अपग्रेड हुए हैं पुलिस में? अभी जैसे आप देखेंगे पहले के जो है साइबर क्राइम की हमारी एक नई सेल खुल गई है जहांगीराबाद में, पहले नहीं थी भोपाल पुलिस के पास। इसी प्रकार से अपराध का भी डिवाइडेशन हो गया है काफी हद तक। जैसा कि आप देखेंगे महिला सेल अलग हो गई है, जो 2012 की दिल्ली की घटना थी उसके बाद तो महिलाओं के अपराधों पर फोकस बढ़ गया, सुपरविजन बढ़ गया। फिर इसी बीच में सीआरपीसी और में काफी चेंज हुआ है, आईपीसी में वो बदलाव भी देखेगा, क्योंकि समाज में जिस ट्रेंड पे क्राइम बदला है उसी अनुपात में प्रयास ये किया गया है कि उतनी चेंजेस कानून में भी लाए जाएं, और निश्चित रूप से लाए भी गए हैं। एक तो उससे हमें काफी बड़ा फायदा मिला है, और दूसरा जो है अभी जो अंतर आ रहा है, जो भर्ती हो रही है हमारी, पहले के जो हमारे लोग थे अगर हम देखें तो जो सिपाही की 10वीं 12वीं तक के लोग भर्ती होते थे जी, अभी हमारा उस जो है सिपाही लेवल पे, सब इंस्पेक्टर लेवल पे, डीएसपी लेवल पे, आईपीएस लेवल पे, इसमें अगर हम उनका बैकग्राउंड में जाते हैं और उनकी पृष्ठभूमि देखते हैं तो काफी वेल एजुकेटेड और पढ़े लिखे लोग हमें अब मिल रहे हैं जी। तो निश्चित रूप से क्या है, भले ही पुलिस आज 400 साल 300 साल पुरानी है, लेकिन जो आज भर्ती होकर समाज का आदमी हिस्सा हमें मिल रहा है जी, और वो अगर पुलिसिंग समझ ले, वो कानून को समझ ले, तो चूंकि वो है तो आज का ही इंसान का अपडेट आदमी, तो उससे कोऑर्डिनेशन बिठाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि आज की सारी घटनाओं दुर्घटनाओं को वो इजीली समझते हैं। तो एक जो शिक्षा, बेहतर शिक्षित लोग जो मिल रहे हैं और उनका अगर जो पुराने अनुभवी लोगों से कोऑर्डिनेशन हो जाता है तो उससे परिणाम में बहुत अंतर आते हैं, वो हमें देखने मिल रहे हैं। अच्छा सर, आपने तो ट्रेनिंग देते भी हैं और ली भी है, तो कभी ट्रेनिंग देने जाते होंगे तो भीड़ को काबू करने के लिए फंडे भी बताते होंगे, टिप्स भी देते होंगे, तो आपने ऐसी घटनाएं भी देखी, क्या लगता है कैसे इन पे इनके मनोविज्ञान को जान सकता है अधिकारी? एक्चुअल में ये जो कानून व्यवस्था वाली ड्यूटी होती है बड़ी इंपॉर्टेंट भी होती है, और वेल ट्रेंड आदमी लोग इसमें जितना, एक्चुअल में इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपको इतना पावर नहीं है कि आप किसी के साथ भी कितना भी बड़ा बल प्रयोग कर लो, ये लास्ट स्थिति होती है। अगर आप सीआरपीसी पढ़ोगे तो उसमें लिखता है कम से कम बल प्रयोग, लिखा हुआ है जी जी, कानून में लिखा हुआ है कि आपको जो बल प्रयोग करना है वो कम से कम करना है। लेकिन अगर इसको मेंटेन या हैंडल करने के लिए बात करूं तो हमारा जो फेस वैल्यू होती है, हमारा जो चेहरा होता है, हमने जो काम किया होता है, वो सबसे ज्यादा काम आता है। अगर मैं थाना प्रभारी या सीएसपी या एडिशनल एसपी किसी क्षेत्र में रहा हूँ, वहाँ के अगर मुझे लोग नहीं जानते तो मैं कोई लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करने में सफल नहीं हो पाऊंगा जी। और मेरा काम अच्छा है, लोगों से जुड़ाव बहुत अच्छा है, लोगों में मेरे प्रति एक विश्वास है कि नहीं साहब इनके पास जाते हैं तो काम होते हैं, सुनते हैं या मदद करते हैं लोगों। तो अगर ऐसे लोगों में तो लोग बात सुनते हैं, मानते हैं, निश्चित रूप से। ऐसे और भी कई लॉ एंड ऑर्डर, भोपाल में मैं जहाँ था सीएसपी कोतवाली, तो आपने देखा था उस समय जब वो अपना कौन सा महा चल रहा था, उसमें डेली थाना घेराव होता था जी। एक बच्चा चोरी वाली जो घटना हुई थी, आपको याद होगा जी। तो रात में जैसे ही 9 बजे तो बच्चा चोर 2-2 हजार लोग थाने पहुंचे। कई ऐसी घटनाएं भी हुई थी कि बेकसूरों के साथ मारपीट हो गई थी। हाँ, किसी को भी पकड़ के, भिखारी को पकड़ के मार दिया जाता था कि इसने बच्चा चुराया, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, एक अफवाह थी। उसको मैंने हर थाना क्षेत्र में, लेकिन ये बात भी उतनी सच है कि भाई 1000 की 2000 की भीड़ आ गई, अपन थाने पे खड़े, उनको सुन लिया, उन्होंने बता दिया ऐसा कुछ नहीं है, हम बोल रहे हैं, हमने जो भी चीज होगी, और वास्तव में इन्वेस्टिगेट भी किया, क्लियर करके उनको बताया भी, तो 2000 लोगों की भीड़ गेट से लौट जाती है थाने से। लेकिन देखने में ये आता है कि पुलिस का तो कहते हैं कि 5 साल से ज्यादा एक ही जगह पदस्थ रहेंगे तो भ्रष्टाचार होगा, साठ-गांठ रहेगी अपराधियों से, उनको बदल दिया जाता है। एक तरफ अब देखेंगे अनुभव काम आता है, तो कैसे करें, मतलब कि लोग आरोप भी लगते हैं उस पर कि भाई बहुत समय से एक ही जिले में पदस्थ हो, आप एक ही शहर में पदस्थ हो, यहीं सीएसपी रह लिए, यहीं एडिशनल एसपी, ये भी तो एक नई समस्या है। ये समस्या उन्हीं के लिए है जिनकी नियत और नियति दोनों खराब जी। इसमें एक्चुअल में मैं इस बात को सर्वोपरि मानता हूँ, जितना पढ़ा लिखा आउटस्टैंडिंग आदमी होगा, यदि उसको जीवन का अनुभव या फील्ड का अनुभव नहीं है तो आदमी सफल, मेरा ऐसा मानना नहीं हो सकता। इसलिए फील्ड का अनुभव जितना जिसका ज़्यादा है,
निश्चित रूप से यह उसको बोल सकते हैं प्रैक्टिकल। जी। एक होता है सैद्धांतिक ज्ञान, एक होता है प्रैक्टिकल ज्ञान। जी। सैद्धांतिक ज्ञान में अगर कोई आदमी आउटस्टैंडिंग है, 90-99%, 100% भी अगर पढ़ाई में आ गए हैं उसकी, लेकिन अगर बात करो सब्जी खरीदने चले जाओ, जी। उसमें अगर वो आदमी रो देता है, चाहे भाव को लेकर सड़ी सब्जी खरीद लाए, वो घर में डांट पड़ती है। जी। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। यदि इन दोनों में अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है तो सफल होना बहुत मुश्किल की बात हो जाती है। इसमें अब मुझे एक बार बताओ, कोई आदमी यहाँ 5 साल, हमारा जो नीचे का स्टाफ है वो तो एक एक जिले में 10-10, 20-20 साल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जिले की भर्ती होती है, वहीं उनके थाना और वो लोकल स्तर पे चेंज होते हैं। लेकिन अगर उनकी नीयत खराब है या गलत काम करते हैं तो वो 2 साल में भी उतना कर सकता है जो 10 साल में नहीं तो किया। उन पे आरोप लगना तय है। अगर किसी की नीयत अच्छी है, चाहे वो 10 साल रहा है, 15 साल रहा है, निश्चित रूप से उस अधिकारी का अनुभव उस जिले को मिलता है, और उस जिले को जो अनुभव मिलता है और सिस्टम को मिलता है, उससे फायदा सिस्टम और समाज का होता है, उससे कोई नुकसान नहीं होता है। मेरा ऐसा मानना है, जो मैंने फील अनुभव भी किया है उस चीज को। धाकड़ जी पुलिसिंग नहीं करते हैं तब क्या करते हैं मनोरंजन के लिए? फिल्म मैं जो है बेसिकली बैडमिंटन खिलाड़ी हूँ जी। मैं पिछले 10-12 साल से कंटिन्यू बैडमिंटन खेलता हूँ। मेरी दिनचर्या सुबह 6 बजे शुरू हो जाती है। मैं चाहे रात में 12 बजे सोऊं, 1 बजे, 2 बजे, सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। पिछले 6 साल से पुलिस के लिए नेशनल बैडमिंटन पुलिस जो चैंपियनशिप हमारी होती है जी, उसके लिए कंटिन्यू खेल रहा हूँ। इसमें हमारा जो है ऑल इंडिया स्तर का एक कॉम्पिटिशन होता है जी। इसमें जो है मैं कोच्चि जा चुका हूँ, देहरादून, दिल्ली, अरे वाह, मेघालय। तो हमारा एक साल में एक कंपटीशन होता है, उसमें मैं मध्य प्रदेश पुलिस को रिप्रेजेंट करता हूँ। पुलिस महकमे में किसको अपना गुरु मानते हैं? मैं उज्जैन में पोस्टेड रहा, वहाँ भी मेरे जो एसपी एडिशनल थे उनसे काफ़ी मुझे बहुत सीखने मिला जी फिर यहाँ भोपाल में अरविंद सक्सेना साहब के पास 4 साल रहा जी। उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने मिला है। बहुत उनने जो है अच्छा पुलिसिंग में काफ़ी सिखाया भी, पर्सनली भी ध्यान भी बहुत देते थे जी। और डिफरेंट टाइप में समय पे अधिकारी मिलते गए मुझे, उनसे काफ़ी बहुत कुछ सीखने मिला है। अभी पुलिस महकमे में क्या चुनौतियां देखते हैं? पुलिस महकमे में सबसे बड़ी चुनौती 2 चीज़ें हैं जो अभी बताया, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगना जी। ये बहुत गंभीर समस्या है और इसको निश्चित रूप से बहुत इतने ज़्यादा जो डैमेज हो रहा है हमारा जो विभाग जी, जिससे जो हम इमेज की अभी बात कर रहे थे जी। ये बड़ी समस्या है। कैसे इस पे अंकुश लगा सकते हैं? इसमें दोनों चीज़ें, जैसे मैं अभी बात कर रहा था सैद्धांतिक ज्ञान की, अब जो हमारे 4 स्तर पर भर्तियां होती हैं विभाग में, मतलब अगर किसी सिविलियन को एंटर करना है पुलिस डिपार्टमेंट में तो वो एक कांस्टेबल लेवल से, दूसरा सब इंस्पेक्टर, तीसरा डीएसपी, चौथा आईपीएस। जी इन 4 लेवल पे जो भर्तियां होती हैं, जी। सवाल ये है कि एक जो होती है ट्रेनिंग के भाई कानून जान लो, आप पुलिस अधिकारी बन गए जी हैं, जी। बाकी पुलिसिंग जान लो। जी दूसरी एक चीज़ है कि जो मैं एक साइकोलॉजिकल भी इसको मानता हूँ कि भाई आदमी किस पृष्ठभूमि से आया है और उसकी मेंटेलिटी क्या है। जी। मुझे एक बार बताओ, बहुत सारे लोग इस समाज में, सिस्टम में ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास कोई कमी नहीं है किसी भी चीज़, जी उस पर भी यदि भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। जी एक लालच में कर रहा है, एक हॉबी में और शौक में कर रहा है। जी। तो इसको बैलेंस करना और उनकी मेंटेलिटी को परखना और उनको देखना और उस हिसाब का उनको ट्रेनिंग और शिक्षा देना, ये 3-4 चीज़ें मोटी मोटी हैं जिससे इस पर काबू। दूसरा क्या है, उनको उसका नुकसान अगर बताया जाए, जी। सिस्टम का तो है ही है, पर्सनल भी जो कितना डैमेज होता है किसी का, क्योंकि 2 चीज़ों को जब तक आप कंपेयर नहीं करोगे तो एक न्यूट्रल वे में जब तक आप अच्छे निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। तो जब न्यूट्रल वे में 2 चीज़ों को तुलनात्मक अध्ययन होता है और उससे एक जो निर्णय निकलता है वो अच्छा निर्णय निकलता है। तो ऐसा ही एक ईमानदार, एक भ्रष्ट आदमी है। जैसे हमारे यहाँ भी एक सिस्टम चला था, आपने भी देखा होगा, थाना पे एक बोर्ड लगने लग गया आजकल जी। तो सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी, कर्मचारी। वो इसी चीज़ के लिए किया गया है। जी एक्चुअल में जब थाने में 70-80 लोग हैं, वो देख रहे हैं कि यार इनका फोटो लगा है और इनका नाम लिखा है, हमारा नहीं है, और 3 सप्ताह से यही सर्वश्रेष्ठ आ रहे हैं, तो वो भी कोशिश करते हैं सुधार की। वो एक मैसेज देना, ये उसी का पार्ट। सोशल पुलिसिंग की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। सोशल ही हो गई है आजकल पुलिस। जी हमारा जो जितने भी कंसेप्ट बढ़े हैं, पहले पुलिस अकेली जो थी कर लेती थी, जो भी सूचनाएं पुलिस ने, अब हमारा सोशल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बढ़ना भी चाहिए। इसलिए है कि भाई अभी हम और भी बहुत सारी योजनाओं पर काम, नगर सुरक्षा समिति जैसे हमारा है, ये हमारा टोटल सोशल एस्पेक्ट। लोग आए, आगे बढ़े। जो आप देखते होगे तिराहे चौराहे पे जो हमारे ट्रैफिक वालों के साथ जो उन्हें ट्रैफिक वार्डन बनाए, वो निश्चित रूप से समाज का। बहुत लोग अभी भी ऐसे हैं जो पुलिस से जुड़ के समाज को कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। एक सिस्टम का अच्छे लोग जुड़ने लगे हैं, जुड़ने भी लगे हैं। और दूसरा एक मैसेज ये भी है, एक सिस्टम खुद करें जी, और एक सिस्टम के बाहर के लोग सिस्टम को सपोर्ट देके कराएं जी। दोनों मैसेजों में बहुत अंतर है। अच्छा सर, धाकड़ साहब जब परेशान होते हैं या तनाव में होते हैं तो किससे सीख मिलती है या किससे सलाह लेते हैं? माता पिता से, पत्नी से? वैसे तो मैं अगर बताऊं तो बहुत, जितना मैं मेरी जो, अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं, ऐसी
स्थितियाँ, मतलब मैं जब तक अभी तक भी जॉब में भी बहुत सारी परिस्थितियाँ मेरे साथ बनी हैं जी। कि जब बहुत विकट परिस्थितियाँ जब आ जाती हैं तो आदमी उसमें बिल्कुल धराशायी हो जाता है जी। तो ऐसी विकट परिस्थितियों में भी एक तो कैसे घर फेस परिवार करना को भी चाहिए? समय देना और दूसरा जॉब में भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का प्रयास करना, और जी। जो मैं दे पाता हूँ जितना देता भी हूँ, इनमें कोऑर्डिनेशन बिठाना। तो तनाव आदमी, इसके लिए एक अच्छी थ्योरी है जी। जो आदमी जितना घिसेगा रोड पे, जो आदमी जितना डाउन टू अर्थ रहेगा जी। वो किसी भी समस्या को आसानी से झेल सकता है, मेरा पर्सनल मानना है। जी। तो जब भी तनाव आता है तो बहुत सारा कुछ, एक संकट जो हर परिवार में होता है, झेला है। निश्चित रूप से मेरे माँ बाप इसमें आदर्श हैं जी। क्योंकि जो उनने इनिशिएट किया था बचपन से लेकर आज तक जो मैंने देखा है, जी। चाहे वो घर का काम हो, चाहे फादर का जॉब रहा हो, जो सुबह से निकलते थे रात दिन, सुबह खेती का काम करना, दिल में स्कूल में पढ़ाना, फिर रात भर पानी खेतों में देना। मदर हाउसवाइफ हैं लेकिन उनका भी पूरा टाइम खेतों पे ही जाता था। तो जब इतना समस्या और संकट होने के बाद, हम भी छोटे छोटे थे जी। सब कुछ कर लेना, और उस स्टेज से आज जहाँ खड़े हैं, इस कारण आपको वो फेस करने की आदत है। आज की तारीख में हम युवाओं को देखते हैं, छात्रों को देखते हैं, जल्दी सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसे बच्चे भी तनाव में ना आए, ऐसे कोई टिप्स हैं आपके पास? समाजशास्त्र में दुर्खीम की थ्योरी भी, एक महान समाज सुधारक रहे हैं, उनका मैंने काफ़ी अध्ययन किया, तो उनने भी एक पूरा विश्लेषण दिया है कि आत्महत्या क्यों होती है समाज में। तो उनको भी मैंने काफ़ी पढ़ रखा था, तो ऐसे ही एक मेरा इंटरव्यू हुआ था। ये जब बहुत सारी, सबसे बड़ी चीज़ होती है एक ही परिवार के हिस्से में अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर न, कभी भी मेरे अंदर कोई एक बवाल पनप रहा है, एक ऐसा सवाल है जो मुझे खाया जा रहा है, लेकिन मैं घर में न माँ बाप से, न दोस्तों से, न, ऐसे हालात बनाए क्यों गए जी? ऐसे हालात परिवार में बने क्यों कि अपनी बात बच्चा या बूढ़ा या कोई भी हो सकता है, किसी भी लेवल कह ना सके, अपनी बात ही से नहीं। गलत कदम उठते हैं लोगों से, सच है जी। मैं किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा, लेकिन गलतियां होती हैं, हो जाती हैं। तो गलतियां हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है टंग जाओ निकल जाओ। उसका मतलब ये होता है कि उस चीज को ठीक करो, लोगों से शेयर करो, बताओ, जिनकी मदद ले सकते हो उनकी मदद लो। और एक सबसे ऊपर की चीज है वो है समय जी। समय इन द सेंस, समय सब ठीक करता है जी। कोई चीज हो गई, वेट एंड वॉच में डालो, धीरे धीरे समय जाएगा, वो चीज पीछे आएगी, 4 चीजें नहीं जुड़ेंगी, उसमें आगे जीना सीखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बिल्कुल, थैंक तो यू। ये थे गोपाल धाकड़ जी। उन्होंने बताया परिस्थितियों से कैसे लड़ना चाहिए आदमी को, क्यों तनाव से मुक्त होना चाहिए, किस तरीके से आप तनाव से मुक्त हो सकते हो, और परिस्थितियां आपको सब सिखा देती हैं। यदि आपके पास भी ऐसा कोई तनाव है, ऐसा कोई मौका आ गया, ऐसी कोई गलती हो गई, तो थोड़ा इंतजार कीजिए, समय के साथ सब ठीक हो जाता है। अगली बार फिर हम किसी नए अधिकारी के साथ, नई शख्सियत के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।